Hello everyone, welcome to Commerce School. So welcome to the economics lecture. आज हमारा टॉपिक रहेगा, हम लॉ ऑफ डिमांड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड का, राइट। तो आज हम देखेंगे अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अज्यूम करके चलनी पड़ती है, हमें कंसीडर मान के चलनी पड़ती है कि लॉ ऑफ डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर बात करते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, राइट। आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में हमने ये बोला था कि लॉ ऑफ डिमांड में आपको एक बार रिवाइज बता देती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड हमने देखा था, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि बाकी सारी चीज़ों को आप एक बार साइड में रखिए, या फिर आप उसे ये समझिए, ये मानकर चलिए कि बाकी सारी चीज़ों में कोई चेंज नहीं हो रहा। बाकी सारी चीज़ें कौन सी? बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा भी हैं, राइट। जैसे इनकम है, हमारी एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी, राइट, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्राइजेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइजेस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या मान के चलेंगे, एक बार ये मान के चलेंगे कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा किसी भी तरीके का, ठीक है। द ओनली चेंज इज अकरिंग इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और उसकी वजह से डिमांड इफेक्ट हो रही है। तो हमें ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, तो हमें अज्यूम करके चलनी पड़ती है लॉ ऑफ डिमांड को। अगर हमें मीन्स फुलफिल करना है, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो हमें ये अज्यूम करके चलना पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं विच डेफिनेटली अफेक्ट द डिमांड बट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ओके, तो हम ये मान के चलना पड़ता है वो बहुत सारे फैक्टर्स, प्राइस के अलावा वो सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उनमें कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा, मीन्स दे आर कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट। ओके, कॉन्स्टेंट मीन्स जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ओके, सो हम क्या पढ़ रहे हैं, अजम्पशंस पढ़ेंगे हम आज। दिस इज ऑल्सो यू कैन राइट विद द राइट एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ डिमांड। आप जब एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, तब साथ में आप अजम्पशंस भी मेंशन कर सकते हैं। अगर वो 10 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अजम्पशंस अलग से भी आ सकता है आपके एग्जाम में, एक्सप्लेन द एग्जाम अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ये भी आ सकता है। तो इसे आपको समझना है, ठीक है, और आपको जस्ट पॉइंट लर्न करना है, और आपको खुद से एक्सप्लेनेशन देते आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासेस में हम हर चीज़ को लर्न नहीं कर सकते। ओके, तो क्या दिया लॉ ऑफ डिमांड में, क्या दिया आपको लॉ ऑफ डिमांड, हम बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो नीचे दिए गए अजम्पशंस पर डिपेंड करता है। वो कौन से, वो हम देखेंगे। ओके, तो क्या दिया है, सॉरी, हाँ, सॉरी, में देखेंगे कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कुछ अजम्पशंस पर डिपेंड करता है। वो कौन से है? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। हमने ये बात करी थी जब हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे। आप देखो लास्ट वीडियोस में आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मिल जाएगा, जहाँ पर हमने वो सारे फैक्टर्स की बात करी थी जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें से एक फैक्टर था इनकम। तो अब हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि हम अजम्पशंस पढ़ रहे हैं, अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, तो हमने ये देखा था कि प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है वो सारे कांस्टेंट रहने वाले हैं, मतलब उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होने वाला। तो उनमें से एक फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है, दैट इज अ इनकम। प्राइस के बाद जो फैक्टर था, ये आप देख सकते हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में प्राइस के बाद जो फैक्टर अफेक्ट करता था डिमांड को, दैट इज अ इनकम। तो हम ये मान के चलेंगे इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा। ओके, जस्ट आपको अगर ये फैक्टर्स याद है तो अब आपको जस्ट ये मेंशन करना है कि कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। ओके, मतलब इनकम में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा। इफ द लॉ ऑफ द डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट देन, अगर आपको ये ऑपरेट करना है कि लॉ ऑफ डिमांड ट्रू है, सही है लॉ ऑफ डिमांड, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि बाकी सारी चीज़ें जो भी डिमांड को इफेक्ट करती है उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं होता, और उनमें से एक चीज़, उसमें से एक फैक्टर डिटर्मिनेंट आ जाता है इनकम। ओके, कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कंज्यूमर की इनकम में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा, इफ़ यू वांट टू प्रूव लॉ ऑफ डिमांड राइट। ओके, इफ देयर इज राइज इन द इनकम, अगर इनकम बढ़ेगी, द पीपल में डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस, है ना। अगर आप ये मानोगे कि प्राइस इनकम बढ़ रही है, तो फिर तो लॉ ऑफ डिमांड सही प्रूव ही नहीं होगा ना, क्योंकि अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा दाम पे भी ज़्यादा है ना, वो प्राइस ज़्यादा भी है तभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद पाएंगे ना, तब हमारा लॉ ऑफ डिमांड रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। तो हमें अगर लॉ ऑफ डिमांड को राइट प्रूव करना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इनकम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब हमारी इनकम कांस्टेंट है, ना तो बढ़ी है ना कम हो रही है,
ठीक है। आगे सेकंड पॉइंट, सेकंड फैक्टर जो भी डिमांड को इफेक्ट करता है, दैट वाज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। एक साइज ऑफ द पॉपुलेशन भी एक फैक्टर था जो डिमांड को इफेक्ट करता था। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन हम ये कंसिडर करके चलेंगे, ये अज्यूम करके चलेंगे कि पॉपुलेशन के साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा, देर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, क्या दिया आपको, इट इज अज्यूम्ड दैट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये अज्यूम करके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो पॉपुलेशन का साइज है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है, वो रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जैसी है पॉपुलेशन वैसी ही रहेगी, ना पॉपुलेशन बढ़ी है ना पॉपुलेशन कम हुई है। हम ये जस्ट अज्यूम करके चलते हैं, रियलिटी नहीं है ये, लेकिन हम लॉ ऑफ डिमांड को राइट प्रूव करने के लिए ये सब बातें मान के चलेंगे। ओके, एनी चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, प्राइस का साइज बढ़े या फिर मेल फीमेल रेशियो चेंज हो ऑफ द कंट्री, अफेक्ट द टोटल डिमांड फॉर द कमोडिटी। अगर आप ये बोलोगे कि उसका साइज चेंज हो रहा है या उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है पॉपुलेशन का, कि कंट्री की, तो ऑब्वियसली तो फिर तो लॉ ऑफ डिमांड राइट प्रूफ होगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर ये पॉपुलेशन के साइज में चेंज होगा तो डिमांड डेफिनेटली अफेक्ट होगी। इसी वजह से हम ये मान के चलेंगे कि साइज, पॉपुलेशन का साइज में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। देखो आपका यहाँ पर दिख रहा है नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, आगे थर्ड जो हमें पॉइंट बताया गया अजम्पशंस में, उसमें से क्या बताया, प्राइजेज ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर शुगर की प्राइस बढ़ेगा तभी डिमांड की, जैगरी की डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो price of the one substitute good and the price of the second substitute good, price of the one substitute good and the demand for the another substitute good has a relationship of the inverse relationship, है ना, उनके बीच का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर नो, नॉट इनवर्स, सॉरी, पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना। तो अगर प्राइस बढ़ेगा, एक मान लो शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो लोग शुगर ना खरीद के जैगरी खरीदेंगे, तो किसकी डिमांड बढ़ेगी, जैगरी की डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो ये तो हमारा ये तो हमारा फैक्टर था जो डिमांड को इफेक्ट करता था। किस तरीके से इफेक्ट करता था वो बताया मैंने अभी आपको, लेकिन यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे चलेंगे कि ना तो शुगर की प्राइस में कोई चेंज हो रहा है और ना जैगरी की डिमांड में कोई चेंज हो रहा है। ओके, तो हम ये मान के चलेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में किसी तरीके का चेंज नहीं हो रहा। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द प्राइजेज ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स अनचेंज। हम ये मान के चलेंगे कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, वेदर इट इज़ शुगर एंड जैगरी, दोनों के भी प्राइजेज में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा। एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। अगर हम ये मान के चलेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली डिमांड में चेंज होगा, लेकिन हमें किसी और तरीके से चेंज नहीं दिखाना है डिमांड में, जस्ट हमें प्राइस से चेंज दिखाना है। हालांकि ये भी प्राइस की बात कर रहे हैं हम, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस है, हम नॉर्मल गुड्स की प्राइस की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम ये मान के चलेंगे कि इनमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, देन आफ्टर कम्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स वैसे गुड्स जो साथ में डिमांड किए जाते हैं, जैसे कि अगर आप कार खरीदोगे तो आपको पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, अगर आप इंक पेन खरीदोगे तो आपको इंक भी खरीदनी पड़ेगी। तो वो सारे गुड्स जो साथ में डिमांड किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो उनके भी प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये बात हम अज्यूम करके चलेंगे, मीन्स मान के चलेंगे। It is assumed that the prices of the complementary goods remain unchanged। हम ये बात बोल रहे हैं कि जो complementary goods है उनकी prices में किसी भी तरीके का change नहीं होगा। This is the assumption, okay, just to prove the law of demand right, because the change in the price of the one good will affect the demand of for the other। अगर मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो कार की डिमांड कम होगी, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो हमें जस्ट नॉर्मल प्राइजेस से जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड में चेंज होता है, हमें जस्ट उसे राइट प्रूफ करना है, लॉ ऑफ डिमांड को राइट प्रूफ करना है। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस में भी कोई चेंज नहीं होता, वो भी रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब वो बिना चेंज के ही रहेंगी। फिफ्थ पॉइंट दैट कम्स इज नो एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइजेस। हम ये मान के चलेंगे कि किसी भी चीज़ के दाम में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन द प्राइस। हम ये मान के चलेंगे कि कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन द प्राइस। अगर मान लो मैं ये मान के चलूँगी कि फ्यूचर में जाके मैंगो के प्राइजेस या फिर पोटैटोज़ के प्राइजेस कम हो जाएंगे, तो मैं आज कम क्वांटिटी में खरीदूंगी एट द
करंटली प्रिवेलिंग प्राइसेस, है ना, जो प्रिवेलिंग प्राइसेस है, मैं जो जो प्राइसेस चल रहे हैं उस पर मैं कम खरीदूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि फ्यूचर में उसके दाम कम हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे, जस्ट टू प्रूव राइट द लॉ ऑफ डिमांड, अगर हमें लॉ ऑफ डिमांड को राइट प्रूव करना है तो हमें ये बात मान के चलनी पड़ेगी कि कंज्यूमर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि प्राइसेस के फ्यूचर में कोई चेंज होगा। ओके, no expectation about the future changes in the price. It is assumed that consumer do not expect any further change in the price in the near future. हम ये मान के चलेंगे कि कंज्यूमर किसी भी गुड्स के प्राइजेस में कोई भी चेंज एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा, मतलब वो उम्मीद ही नहीं रखेगा। ठीक है, ये चीज़ भले ही सच नहीं है, लेकिन हम ये अज्यूम करके चलेंगे जस्ट टू प्रूव द लॉ ऑफ डिमांड राइट। हमें लॉ ऑफ डिमांड को अगर सही प्रूव करना है तो हमें ये बातें अज्यूम करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन द फ्यूचर प्राइजेस इन द फ्यूचर, अगर कंज्यूमर उम्मीद रखता है कि फ्यूचर में उसके प्राइजेस में चेंज होगा, दे मे डिमांड मोर इन द प्रेजेंट इवन एट द एग्जिस्टिंग हाई प्राइजेस। तो कंज्यूमर क्या करेगा, दे में अगर हम ये उम्मीद रखेंगे कि एक्सपेक्ट राइज इन द फ्यूचर, अगर कंज्यूमर ये उम्मीद रखता है कि फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी के दाम बढ़ जाएंगे, तो फिर वो आज के दाम पे कम खरीदेगा ना। दे में डिमांड मोर इन द प्रेजेंट इवन एट एग्जिस्टिंग हाई प्राइसेस, तो वो आज भले ही दाम ज़्यादा है लेकिन उसे लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, तभी वो आज के प्राइसेस पे ज़्यादा क्वांटिटी में वो खरीदेगा, है ना, उसकी डिमांड आज ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें ये बात अगर लेके चलेंगे तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि देयर आर नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द कंज्यूमर, वो किसी भी तरीके का चेंज एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा। ओके, एंड देन सिक्स वन कम, दैट इज नो चेंजेस इन द टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस एंड द फैशंस एक्सेट्रा। कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करेगा कि किसी भी चीज़ के टेस्ट में, किसी भी पर्सन के टेस्ट में, किसी भी पर्सन की हैबिट में, किसी भी पर्सन के प्रेफरेंसेस में, एंड द मार्केट में जो फैशन है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। ओके, दिस वाज द ऑल्सो द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, ये भी एक फैक्टर था जो डिमांड को इफेक्ट करता था, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे, मतलब हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं होगा। ओके, इट इज़ अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर्स टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशन, ओके, शुड रिमेन अनचेंज्ड, मतलब यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ये हम कंसिडर करके चलेंगे। एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स विल लीड टू अ चेंज इन द डिमांड, हम ये मान के चलेंगे अगर इन सारे फैक्टर्स में एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स विल लीड टू अ चेंज इन द डिमांड, हम ये मान के चलते हैं अगर इन सारे फैक्टर्स में कोई चेंज होगा तो डिमांड में भी चेंज होगा, लेकिन हम डिमांड में चेंज लाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, है ना। लॉ ऑफ डिमांड is the functional relationship between the price and the quantity demanded, and other things we have to assume as a constant, right? So हम वही कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड को राइट प्रूव करने के लिए हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। आपको जस्ट ये फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते थे, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको जस्ट वो सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं और ये बता देना कि नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन प्राइजेज of the substitute goods, no change in the prices of the complementary goods, just आपको ये लाइन मेंशन करनी है हर एक पॉइंट पे और आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, देखो अगर टैक्सेशन की पॉलिसी में चेंज होगा तो प्राइजेस बढ़ सकते हैं या फिर प्राइजेस कम हो सकते हैं, तो हमें ये अज्यूम करके चलना है कि टैक्सेशन पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। So the taxation policy of the government has a great impact on the demand for the various goods and services। आप देखोगे कि गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है उससे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पे एक ग्रेट इफेक्ट होता है ना। सो देयरफॉर इट इज़ अज्यूम्ड दैट देयर इज़ नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द टैक्सेशन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो हमें ये अज्यूम करके चलना है कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ओके, द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल एंड द डिमांड डायग्राम। तो एक्चुअली ये हमने जो नीचे का डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व है वो हम डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड के टाइम पे, और आपको ये एक्सप्लेनेशन भी देना है लॉ ऑफ डिमांड के साथ में। आप अजम्पशंस भी, जब आप अजम्पशंस की बात करेंगे तब आपको जस्ट ये पॉइंट मेंशन करने हैं, ठीक है। और साथ में अगर आपको डिमांड शेड्यूल या फिर नहीं, ये अजम्पशंस के साथ नहीं दिखाना हमें, ये डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व आपको लॉ ऑफ डिमांड के साथ दिखाना है। लॉ ऑफ डिमांड के साथ आप ये अजम्पशंस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका एक्सप्लेनेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट को लेके, कोई भी बात समझ में नहीं आई, तो आप मुझे जस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। और हम पूरा बुक कवर करेंगे, आपका पूरा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करेंगे, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। हम CA CPT सी फाउंडेशन, ओके, और बैंकिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, हम सारा बहुत कुछ कवर करेंगे। आपको एक ही चैनल में आपको वो सारा आपके डाउट्स, सारा आपका मीन्स आपको एक करियर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आप मुझे जस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।